ये कहानी है पुराने जमाने के वाइल्ड वेस्ट की, जहां बंदूक ही कानून थी और इंसाफ सिर्फ ताकतवर को मिलता था। जब एक पिता सब कुछ खो देता है तो जन्म लेता है एक खूंखार बदला। फिल्म इन फ्लैश प्रेजेंटिंग द सैल्वेशन। डेनमार्क की साल 1864 की दूसरी श्लेस्विग युद्ध में हार के बाद जॉन जेनसन और उसका छोटा भाई पीटर अपना तबाह हो चुका देश छोड़कर अमेरिका आ जाते हैं। उनका सपना होता है एक नई शुरुआत। अगले 7 सालों तक दोनों कड़ी मेहनत करते हैं और एक अजनबी जमीन पर अपनी जिंदगी खड़ी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन 7 सालों में जॉन के दिल में एक गहरा खालीपन रहता है, क्योंकि उसकी पत्नी मैरी और उसका छोटा बेटा क्रेस्टन अभी भी डेनमार्क में थे। अब साल है 1871। जॉन और पीटर एक रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, बेसब्री से इंतजार करते हुए। आखिरकार वह पल आता है। मैरी और क्रेस्टन ट्रेन से उतरते हैं। पति पत्नी की आंखों में खुशी और राहत साफ दिखती है। छोटा क्रेस्टन अपने पिता से मिलता है और तीनों के बीच गहरा प्यार झलकता है। जॉन गर्व से अपने परिवार को पीटर से मिलवाता है और फिर सब घर की ओर निकलते हैं। पीटर कहता है कि उसे शहर में कुछ जरूरी काम है, इसलिए वो थोड़ी देर बाद आएगा। स्टेज कोच में बैठते ही एक अजीब मोड़ आता है। जिस सीट पर जॉन का परिवार बैठा होता है वहां से उन्हें हटा दिया जाता है और उनकी जगह 2 खतरनाक दिखने वाले आदमी बैठते हैं। उनमें से एक है पॉल डेलारू, जो कुख्यात गैंग लीडर हेनरी डेलारू का भाई है। पॉल हाल ही में जेल से छूटा है और उसकी आंखों में कोई इंसानियत नहीं है। शाम होते होते माहौल डरावना हो जाता है। जॉन अपने बेटे को आसपास के जानवरों के बारे में बता रहा होता है और भविष्य के शिकार के सपनों की बात कर रहा होता है। तभी पॉल मैरी से बात करना शुरू करता है और उसे शराब ऑफर करता है। मैरी अंग्रेजी नहीं समझती, इसलिए जॉन उसे डेनिश में कहता है कि शांति बनाए रखने के लिए ड्रिंक ले ले। लेकिन पॉल की बातें बदतमीजी में बदल जाती है। वो मैरी के कपड़ों को छूने की कोशिश करता है। जॉन उसे रोकता है। तभी दूसरा आदमी जॉन पर बंदूक तान देता है। जॉन चुपचाप मैरी से कहता है कि पॉल के कान में काट ले। मैरी ऐसा करती है और उसी अफरातफरी में जॉन बंदूक छीन लेता है। वो अपने बेटे से दूसरी बंदूक उठाने को कहता है, लेकिन पॉल चालाकी से क्रेस्टन को पकड़ लेता है और उसके गले पर चाकू रख देता है। वो जॉन को स्टेज कोच से उतरने को कहता है, वरना परिवार को मारने की धमकी देता है। जॉन कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लात मारकर नीचे फेंक दिया जाता है। कुछ देर बाद सड़क किनारे जॉन को अपने बेटे क्रेस्टन की लाश मिलती है। वो टूट जाता है, बेटे को गोद में लेकर रोता है। फिर वो उसे उठाकर आगे चलता है और रुकी हुई स्टेज कोच तक पहुंचता है। वहां कोचमैन मरा पड़ा होता है। जॉन उसकी बंदूक उठाता है। अपने पुराने सैनिक अनुभव का इस्तेमाल करते हुए वो घोड़ों को डराने के लिए गोली चलाता है और फिर गैंगस्टरों पर निशाना साधता है। वो एक आदमी को मार देता है और भागते हुए पॉल का पीछा करता है। पॉल अपनी जान की भीख मांगता है, कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा, लेकिन जॉन उसे मार देता है। अगली सुबह पीटर वहां पहुंचता है। उसे अजीब घोड़ों के निशान दिखे थे, इसलिए वो जांच करने आया था। वो जॉन को अपनी पत्नी और बेटे की लाशों के पास रोते हुए पाता है। दोनों भाई एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब उनकी जिंदगी में बस एक दूसरे का सहारा बचा है। इसके बाद कहानी वाइल्ड वेस्ट के एक कस्बे में पहुंचती है। वहां घुड़सवारों का एक गैंग आता है, जिसकी अगुवाई करता है हेनरी डेलारू, एक बेरहम आदमी जो पहले यूनियन आर्मी का कर्नल था और मूल निवासियों पर अत्याचार के लिए बदनाम है। वो मेयर नाथन कीन के पास जाता है, जो पादरी और अंडरटेकर भी है। हेनरी 2 मरे हुए आदमियों के बारे में जवाब मांगता है। मेयर घबराकर कहता है कि शहर का कोई आदमी इसमें शामिल नहीं है। उन्हें अभी ये नहीं पता कि मरा हुआ आदमी हेनरी का भाई पॉल है। हेनरी ऐलान करता है कि दोपहर तक कातिल नहीं मिला तो वो 2 बेगुनाह लोगों को मार देगा। बाइबल का हवाला देकर बदले की धमकी देता है। डर के मारे शहर वाले एक बुजुर्ग महिला मिसेस बरोवस्की और एक अपाहिज आदमी को सौंप देते हैं। हेनरी बिना दया किए अपाहिज आदमी को गोली मार देता है। मिसेस बरोवस्की अपने पोते के सामने उसकी आत्मा के लिए दुआ करती है, लेकिन हेनरी उसे भी मार देता है। फिर वो तीसरे इंसान को भी मार देता है, वो भी अपनी पत्नी के सामने बिना किसी पछतावे के। शेरिफ लोगों को चुप रहने को कहता है। हेनरी शहर से और ज्यादा प्रोटेक्शन मनी मांगता है और कीमतें बढ़ा देता है। डरे हुए लोग मजबूरी में उसकी बात मान लेते हैं। पॉल के अंतिम संस्कार के समय उसकी विधवा भाभी मेलिन
जो बोल नहीं सकती, कब्र के पास चुपचाप खड़ी रहती है। डेलारू उसके पास आता है और बिना किसी भावना के खोखले शब्दों में उसे सांत्वना देता है। उसी समय दूसरी ओर जॉन और पीटर अपनी पत्नी मैरी और बेटे क्रेस्टन को दफना रहे होते हैं। दुख और बदले की आग उनके दिल में साफ दिखाई देती है। दोनों भाई तय करते हैं कि अब वे इस जगह को छोड़कर पश्चिम की ओर जाएंगे। जॉन और पीटर अपनी शानदार निशानेबाजी की वजह से रास्ते में लोगों का ध्यान खींचने लगते हैं। कुछ लोग शक करने लगते हैं कि कहीं पॉल की मौत में इनका हाथ तो नहीं। जब वे ब्लैक क्रीक पहुंचते हैं तो किसी द्वारा शेरिफ को उनके बारे में सूचना दे दी जाती है। शेरिफ उन्हें रोककर सवाल करता है। बातचीत के दौरान जॉन साफ साफ कह देता है कि डेलारू ने उसकी दादी को गोली मारी थी। शेरिफ यह भी कहता है कि ऐसे लोगों की जरूरत है, लेकिन साथ ही चेतावनी देता है कि लड़ाई में पड़ना उनके लिए खतरनाक होगा। इसी बीच जॉन अपनी जमीन बेचने के लिए मेयर कीन से मिलता है। मेयर उसे उसकी असली कीमत से आधा पैसा ही ऑफर करता है, यह कहकर कि डेलारू के नए टैक्स और बढ़ते खतरे की वजह से जमीन की कीमत गिर गई है। तभी जॉन को सच्चाई समझ आती है कि जिसे उसने मारा था वो पॉल डेलारू ही था। मजबूरी में जॉन कम कीमत पर जमीन बेचने के लिए मान जाता है। मेयर उसे सलाह देता है कि पैसे को सुरक्षित रखने के लिए अपने बूट में छुपा ले, क्योंकि आसपास बहुत से लालची लोग हैं। लगभग उसी समय डेलारू और मेलिन, जिसे अब लोग प्रिंसेस कहते हैं, स्टैंडर्ड अटलांटिक ऑयल कंपनी के लोगों से मिलते हैं। वे डेलारू को पैसों से भरा बैग देते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि ज्यादा हिंसा न करे। वे बताते हैं कि फेडरल सरकार ने ब्लैक क्रीक से हाथ खींच लिया है और शेरिफ मलिक अब अकेला है। कंपनी का मकसद पूरे इलाके की जमीन खरीदना है, क्योंकि वहां तेल मौजूद है और वे चाहते हैं कि डेलारू जोरज बरदस्ती से इलाके पर कब्जा करे। उधर पीटर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वो गिरफ्तारी से पहले जमकर लड़ता है। बाद में शेरिफ मलिक जॉन से गंभीर बातचीत करता है। वो पीटर को छोड़ देने की बात करता है और जॉन से कहता है कि अगर वो खुद को डेलारू के हवाले कर दे तो शायद उसकी मौत शहर को कुछ वक्त दिला सके और सरकार से मदद आ सके। दुखी होकर जॉन इसके लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह सूरज निकलते ही भारी सन्नाटा छाया होता है। शेरिफ जॉन को डेलारू के आदमियों को सौंप देता है। जाने से पहले डेलारू का दायां हाथ जॉन के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है, जैसे दर्द के साथ अपमान भी जोड़ रहा हो। जॉन को डेलारू के अड्डे के बाहर एक लकड़ी के खंभे से बांध दिया जाता है। बिना पानी और खाने के तेज धूप के नीचे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब डेलारू मेलिन के साथ आता है तो जॉन गुस्से और दर्द में उसे बताने की कोशिश करता है कि उसके पति ने उसके बच्चे को मारा और उसकी पत्नी के साथ ज्यादती की, लेकिन डेलारू उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे बेरमी से घूंसा मारकर चुप करा देता है। उसका इरादा साफ होता है, जॉन को धीरे धीरे तड़पा कर मारना। दिन बीतता है, सूरज जलता रहता है और गिद्ध ऊपर चक्कर लगाने लगते हैं। तभी मेयर कीन वहां आता है। पहले लगता है कि शायद वो मदद करेगा, लेकिन वो जॉन के जूते उतारकर उनमें छुपे पैसे चुरा लेता है। फिर डेलारू को उसके पहले नाम से बुलाकर मुस्कुराता है, जिससे साफ हो जाता है कि दोनों मिले हुए हैं। उधर जेल में शेरिफ मलिक चर्च गया होता है और पीटर भागने की तैयारी करता है। वो चालाकी से डिप्टी को उकसाता है, उसे शब्दों से गुस्सा दिलाता है। जैसे ही मौका मिलता है वो उसे बेहोश करता है और जेल से निकल जाता है। डेलारू के अड्डे पर यह भी साफ हो जाता है कि उसे अपने भाई पॉल की मौत का कोई दुख नहीं है। वो मेलिन को अपनी संपत्ति समझने लगता है और उसके चेहरे पर चोटों के बावजूद उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। वो उसे न्यू ऑर्लियंस की रानी बनाने का सपना दिखाता है, लेकिन मेलिन साफ तौर पर डर और नफरत में जी रही होती है। रात में तेज बारिश होती है। जॉन अब भी खंभे से बंधा, कमजोर और भीगा हुआ है। तभी पीटर वहां पहुंचता है और जॉन को छुड़ा लेता है। भागते वक्त वे दो और गुंडों से भिड़ते हैं और पीटर उन्हें गोली मार देता है, लेकिन डेलारू के आदमी पीछा करने लगते हैं। कमजोरी के कारण जॉन घोड़े से गिर पड़ता है। पीटर उसे एक बड़ी चट्टान के पीछे छुपा देता है और खुद जानबूझकर आगे निकल जाता है ताकि दुश्मन उसका पीछा करे। अगली सुबह जॉन बेहोशी से जागता है। वो बेहद प्यासा होता है और एक गंदे पानी के गड्ढे से पानी पीता है। तभी उसकी नजर पड़ती है। डेलारू का एक आदमी घोड़े के पीछे पीटर की लाश घसीट रहा होता है। वापस अड्डे पर डेलारू को पता चलता है कि तिजोरी खाली है और मेलिन गायब है।
वो तेल कंपनी का सारा पैसा लेकर भाग चुकी होती है। मेलिन स्टेशन पर ट्रेन के पास खड़ी होती है, पैसों से भरा बैग हाथ में लिए, चारों ओर डर और उम्मीद के साथ देखती हुई, इस नरक से हमेशा के लिए निकल जाने की कोशिश में। डेलारू गुस्से में मेलिन को जोर से थप्पड़ मारता है। उसके मुंह से खून निकल आता है, लेकिन मेलिन चुप नहीं रहती। वो वही खून डेलारू के चेहरे पर थूक देती है। डेलारू उसी पल उसे मार डालना चाहता है, लेकिन उसका दाया हाथ उसे रोकता है और कहता है कि ये औरत अभी काम आ सकती है। इसी वजह से फिलहाल मेलिन की जान बख्श दी जाती है। उधर जॉन ब्लैक क्रीक के आसपास की सूखी और बंजर जमीन में भटक रहा होता है। प्यास और कमजोरी से उसका बुरा हाल है। चलते चलते वो मिसेस व्हिसलर की जमीन पर पहुंच जाता है, जो एक सख्त और हथियारबंद महिला है। जैसे ही जॉन उसके कुएं की तरफ बढ़ता है, वो चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाती है, लेकिन जॉन इतना प्यासा होता है कि गोलियों की परवाह किए बिना आगे बढ़ता रहता है। जब वो कुएं के पास पहुंचता है तो पता चलता है कि उसमें पानी नहीं, बल्कि गाढ़ा काला कच्चा तेल भरा है। जैसे ही मिसेस व्हिसलर जॉन को पहचानती है, वो अपनी बंदूक नीचे कर देती है और उसे घर के अंदर बुलाती है। वो जॉन को खाना और साफ पानी देती है। बातचीत में पता चलता है कि उसने भी डेलारू की हिंसा में अपने पति को खोया था। उसी रात जॉन बंदूक लेकर मेयर कीन के घर पहुंचता है। डर से कांपते मेयर को वो मजबूर करता है कि उसके जूते और चोरी किए हुए पैसे वापस करे। पूछताछ के दौरान जॉन को पता चलता है कि मेयर ने मिसेस व्हिसलर की जमीन भी खरीद ली थी। जब जॉन और दबाव डालता है तो कीन झूठ बोलने की कोशिश करता है। तब जॉन उसे खुले ताबूत में लेटने का आदेश देता है, जिससे मेयर बुरी तरह डर जाता है। जॉन उसे बताता है कि वो अंडरटेकर है और उसे वही लेटने को कहता है। आखिरकार मेयर टूट जाता है और कबूल करता है कि उसने जमीन के कागज डेलारू को सौंप दिए थे और उसी की मदद से उसने पूरे शहर पर कब्जा करने में साथ दिया। इसके बाद जॉन मिसेस व्हिसलर की पुरानी दुकान पर जाता है, जिसे अब उसका पोता वॉयट चला रहा होता है। जॉन वहां से गोलियां और ज्वलनशील सामान इकट्ठा करता है। वो वॉयट से कहता है कि शेरिफ मलिक को डेलारू और मेयर की मिलीभगत के बारे में बता दे। वॉयट साथ चलने की जिद करता है और कहता है कि उसने निशानेबाजी की प्रैक्टिस की है, लेकिन जॉन उसे बच्चा समझकर मना कर देता है। अगली सुबह जॉन अपनी योजना पर काम शुरू करता है। वो मेयर कीन की लाश को ताबूत में रखकर चारे के तौर पर भेजता है। डेलारू ताबूत खोलता है, हैरान हो जाता है और अपने आदमियों को उसे जलाने का आदेश देता है। उसी वक्त वॉयच आग जलाकर ध्यान भटकाता है और छुपकर गोली चलाना शुरू कर देता है। वॉयच बहादुरी दिखाते हुए छत पर चढ़ता है और ज्वलनशील सामान फेंकने लगता है, लेकिन लकड़ी की आवाज से नीचे मौजूद एक गुंडे को शक हो जाता है। वो ऊपर जाकर मेलिन को बंधी हुई पाता है। वॉयच उसे गोली मारकर घायल तो कर देता है, लेकिन नीचे मौजूद दूसरा गुंडा जवाबी फायर करता है और वॉयच को मार देता है। खुश होकर वो गुंडा सिगरेट जलाता है, ये जाने बिना कि जमीन पर फैला ईंधन आग पकड़ सकता है। हंगामा सुनकर जॉन आग की तरफ दौड़ता है। वो देखता है कि वही गुंडा मेलिन को घसीटकर बाहर ले जा रहा है। जॉन सटीक निशाना लगाकर उसके पैर में गोली मारता है, जिससे वो गिर पड़ता है। लेकिन जैसे ही जॉन खुली जगह में आता है, वो एक बड़ी गलती कर बैठता है। वो डेलारू को भूल चुका था। डेलारू गोली मारकर जॉन को जमीन पर गिरा देता है। जॉन के ऊपर खड़ा होकर वो उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो उम्मीद से ज्यादा मजबूत निकला। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार सके, मेलिन वहां आ जाती है और डेलारू को मार देती है। गोलीबारी के बाद जॉन और मेलिन एक दूसरे पर हथियार तान लेते हैं। कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहता है। फिर बिना एक शब्द कहे दोनों अपने हथियार नीचे कर देते हैं। दोनों ने बहुत कुछ खोया है और अब उनका दुश्मन एक ही है। तभी शेरिफ मलिक अपने आदमियों के साथ पहुंचता है। वो जॉन को शहर बचाने के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन मेलिन को देखकर सतर्क हो जाता है। जॉन साफ शब्दों में कहता है कि मेलिन अब उसकी सुरक्षा में है। मजबूरी में शेरिफ पीछे हट जाता है। आखिर में शांति लौट आती है। जॉन और मेलिन अपने घोड़ों पर सवार होकर साथ निकल जाते हैं। नुकसान, इंसाफ और जिंदा रहने की लड़ाई ने दोनों को एक नई शुरुआत के लिए जोड़ दिया होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें। अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करूं?
कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।